मैं लॉ कमीशन गया था, मैंने तो सजेस्ट किया उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, एक पति एक पत्नी के अलावा हम दो, हमारे दो, सबके दो। अब हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको? जोर से बोलिए जरा। मुस्लिम बेटियों को, क्योंकि बाकी लोग लगभग हम दो हमारे दो कर ही रहे। कुछ लोग हम दो हमारे 3 कर रहे हैं, बस हम दो हमारे 13 तो कोई नहीं कर रहा है ना, हम दो हमारे 22 तो कोई नहीं कर रहा है ना। तो यूसीसी आएगा और हम दो हमारे दो लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? तो हिंदुओं को 1 फायदा, मुस्लिम बेटियों को कितने? 11 फायदा। मैं बताता हूं, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, फायदा मुस्लिम बेटियों को। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। सारे मौखिक तलाक खत्म हो जाएंगे, सबका तलाक कोर्ट के जरिए होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। वसीयत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। हम दो हमारे दो लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इस बात को हमें जन जन तक पहुंचाना है। अब कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि ये काम तो मुस्लिम संगठनों का है, ये काम तो ओवैसी को करना चाहिए, ये काम तो जमीयत उलमा हिंद को करना चाहिए, ये काम तो पर्सनल लॉ बोर्ड को करना चाहिए। अरे भाई, अगर वो देश का नमक खा के नमक हरामी कर रहे हैं तो हम तो ऐसे नहीं है ना, हम तो राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं? बताइए जरा। हमें वो काम करना चाहिए। और वैसे भी इतिहास उठा के देख लीजिए, 15वीं शताब्दी से पहले, बाबर के आने से पहले यहां कोई मुस्लिम था क्या? बाबर क्या अपनी पत्नी को लेके आया था क्या? बाबर के जितने सैनिक आए क्या अपनी अपनी वाइफ को लेके आए थे क्या? अरे जब वॉर में आदमी निकलता है तो अकेले जाता है। हमारी सेना कश्मीर के बॉर्डर पे जाती है क्या? विद फैमिली जाती है क्या? बोलिए जरा। अकेले जाती है। वो लुटेरे जब आए थे तो वो भी अकेले ही आए थे। उन्होंने हमारी बहन बेटियों को यहां पे कब्जा किया। तो कायदे से आप देखिए, भारत में जितने भी बहन बेटियां हैं वो सब हमारी बहन बेटियां हैं। तो हमारी बहन बेटियां हैं तो हमें उनकी चिंता करना चाहिए कि नहीं की चिंता करना चाहिए? अगर मेरी 4 बहनें हैं, 3 बहनें संपन्न हैं, खुशहाल हैं, अच्छे घर में रह रही हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उनकी चिंता काहे नहीं करना? चिंता उसकी करो जो परेशान है, जो पीड़ित है, जो सेकंड क्लास सिटीजन बनी हुई है, जिसको इक्वल राइट नहीं है, जो कपड़े में कैद है, उसकी मदद करो। यह हमें करना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूसीसी को घर घर पहुंचाना है। यूसीसी हमें अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को भी समान अधिकार दिलाना है। यूसीसी आएगा किसी एक पंथ के लिए नहीं आएगा, एक देश एक कानून होगा, सबके लिए होगा। हां, इस्लाम में अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस है तो वो भी ली जाएगी, क्रिश्चियंस में अच्छी प्रैक्टिस है तो वो भी ली जाएगी, बुद्धिज्म में जो अच्छी प्रैक्टिस है वो भी ली जाएगी, पारसी के यहां अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तो वो भी ली जाएगी। सारी अच्छी प्रैक्टिस मिला के, सारे अच्छे अच्छे फूलों को मिला के एक नया गुलदस्ता बनेगा। पुराना वाला खत्म, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म, शरीयत एक्ट खत्म, पारसी मैरिज एक्ट खत्म, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म, सारे कानून खत्म। एक नया वन नेशन वन सिविल कोड आएगा जिसमें सबकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी, जो हमारी देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट देगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? इसलिए इसको हमें जन जन तक पहुंचाना है और जितना मैक्सिमम हो, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से। मैं तो कहा ना कि इस देश में 5500 सांसद विधायक हैं।
अगर प्रत्येक सांसद विधायक एक एक सेमिनार करे तो जुलाई के महीने में देश में 5500 सेमिनार हो सकते हैं वन नेशन वन सिविल कोड के ऊपर। पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। अब जो नहीं करने वाले विरोधी हो तो नहीं करेंगे, ओवैसी साहब वन नेशन वन सिविल कोड पे प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वो तो सेमिनार नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ही लोगों को डबल डबल करना पड़ेगा। वैसे एक एक होता तो पूरे देश में हो जाता, लेकिन अब एक एक नहीं कर रहे, तो स्वाभाविक सी बात है जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको दो दो करना पड़ेगा, जिससे कम से कम 5000 6000 सेमिनार हो जाए। पूर्व विधायक भी आ गए ना, 5500 वर्तमान जोड़े। हाँ 11,000 हो जाए। नहीं, ये तो मैंने पहले कहा, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। निवर्तमान विधायक जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, वर्तमान आयोजक विधायक जी यहां बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया और क्या बढ़िया हो सकता है कॉम्बिनेशन। नहीं, राजीव जी अलग कराएंगे, मैं तो राजीव से आग्रह करूंगा एक कार्यक्रम और वो अलग से कराएंगे, बाद में कराएं, अपनी इच्छा से कराएं। हाँ। एक बात जो जरूर मैं कहना चाहूंगा, देखो भाई आज की डेट में 2 ही घंटे सिटिंग कैपेसिटी होती है। पहले इसलिए 3 घंटे की मूवी बनती थी, आजकल 2-2 घंटे की बनती। आप लोग थक तो नहीं गए हो? जोर से बोलिए जरा, भारत माता की। एक बात हमें बहुत गंभीरता से सोचना है, जो पिछले 15 दिन में हुआ है फ्रांस में। फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी है। हम आज जैसे हाईवे आज बना रहे हैं, फ्रांस 20-25 साल पहले बना चुका है। हम जैसे एयरपोर्ट आज बना रहे हैं, फ्रांस 15-20 साल पहले बना चुका है। हम जैसे स्कूल हॉस्पिटल आज बना रहे हैं, फ्रांस 15-20 साल पहले बना चुका है। हमारी पुलिस जैसे हथियार लेके चलती है, फ्रांस की पुलिस उससे ज्यादा मॉडर्न हथियार लेके चलती है। फ्रांस में इतनी गरीबी भी नहीं है, भूखमरी भी नहीं है, कुपोषण भी नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है। हमने 2 साल पहले राफेल खरीदा है, फ्रांस के पास 15 साल से राफेल है। हमने अभी जो पनडुब्बी खरीदी है, फ्रांस के पास 15 साल पहले से है। फ्रांस के पास वो सब कुछ है, वीटो पावर है, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप है, विकसित राष्ट्र है। फिर पिछले 15 दिन से क्यों जल रहा है? फिर पिछले 15 दिन से आग क्यों लगी रही? और फ्रांस के ही रहने वाले जो फ्रांस में रह रहे हैं, उन्होंने फ्रांस को क्यों जला दिया? वैसे ये जो आपको 15 दिन की आग है, इसकी मैं एक बैकग्राउंड बता दूं तो 3 महीने पहले भी फ्रांस जला था। 3 महीने पहले फ्रांस, जब वो वर्ल्ड कप का फुटबॉल हो रहा था, वर्ल्ड कप के फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। ध्यान से सोचिए, 3 महीने पहले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। तो इन्हीं शरणार्थियों ने 3 महीने पहले भी फ्रांस को जलाया था, यह कहते हुए जलाया कि तूने मोरक्को को क्यों हराया। सोचिए जरा, फ्रांस का खाते हैं, फ्रांस का पीते हैं, फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस ने छत दिया, फ्रांस ने रोटी दिया, फ्रांस ने कपड़ा दिया, फ्रांस ने मकान दिया, और फ्रांस में आग लगा रहे हैं, तूने मोरक्को को क्यों हराया? और फिर से अभी वही शुरू हो गया। इस घटना ने बहुत कुछ सोचने के लिए विवश किया है। और फ्रांस में कितने घुसपैठिए? 10 लाख। हमारे यहां तो बांग्लादेशी रोहिंग्या ही 5 करोड़ है। 5 करोड़ है। यह फ्रांस की घटना यह भी बता रही है कि अब पूरी दुनिया को गांधी जी के नहीं बल्कि चाणक्य के रास्ते पे चलना पड़ेगा। फ्रांस की इस घटना ने यह भी बता दिया कि जिहाद का इलाज गांधीवाद नहीं है, जिहाद का इलाज है सठे साठ्यम समाचरे। आचार्य विदुर जी ने कहा था, महात्मा विदुर ने कहा था, बाद में आचार्य चाणक्य ने भी बोला था। आखिर
चाइना में कभी आग क्यों नहीं लगती? चाइना में सरतन से जुदा क्यों नहीं होता? जो कुछ फ्रांस में हो रहा है वो चाइना में क्यों नहीं हुआ? फ्रांस में क्यों हुआ? फ्रांस के पास सब कुछ था, वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी, फाइटर प्लेन, यूएन की सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप, यू वीटो पावर, मशीन गन, जहाज, ये वो सब। एक ही चीज नहीं थी, सठे साठम समाचरे सिद्धांत के अनुसार उसके पास घुसपैठियों से निपटने के लिए कानून नहीं था। इसलिए अब समय आ गया है कि फ्रांस से सबक लेते हुए हम इसको समझें कि बबूल के पेड़ में पानी और खाद देने से उसमें आम का फल नहीं आता। दूसरी बात और, अगर बगीचे में 5 आम का पेड़ है और 5 बबूल का पेड़, तो 5 साल के बाद आम का पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा। यह नेचर लॉ है, यह प्रकृति का नियम है। आम के पेड़ को आपको बड़ा करने के लिए खाद भी डालना पड़ेगा, पानी भी डालना पड़ेगा, जानवरों से रक्षा भी करनी पड़ेगी। बबूल के पेड़ में आपको न खाद देना है, न पानी देना है, न सिंचाई करना है, न जानवरों से रक्षा करना, अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो बगीचे में अगर बबूल का पेड़ हो जाए तो उसको खाद पानी दे के इंतजार करना चाहिए, या जैसे ही दिखाई पड़े उखाड़ देना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। और ये बबूल के पेड़ को बगीचे से उखाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आम की है या उस माली की है? इस पे चिंतन करना पड़ेगा। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत ही क्यों आते हैं? ये पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? भूटान क्यों नहीं जाते? चीन क्यों नहीं जाते? सिंगापुर क्यों नहीं जाते? दुबई क्यों नहीं जाते? भारत ही क्यों आते? अब समय आ गया है, वन नेशन वन सिविल कोड की तर्ज पे एक कठोर वन नेशन वन पिनल कोड भी बनाया जाए। समस्या अगर राष्ट्रीय स्तर पे हो तो समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पे ही करना पड़ेगा। समस्या राज्य स्तर की हो तो कानून राज्य स्तर पे बन सकता है, लेकिन जो समस्या राष्ट्रीय स्तर की है उसका समाधान तो राष्ट्रीय स्तर पे ही करना पड़ेगा। मेरी पीआईएल कन्वर्जन पे चल रही है, धर्मांतरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आप लोग गूगल करना, कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी अश्विनी उपाध्याय। पिछले साल 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल पे सुनवाई करते समय बहुत टफ टिप्पणी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और मैं जस्टिस शाह की बेंच को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं दिया बल्कि ऑर्डर में भी डिक्टेट करा दिया। एक होता है मुंह जबानी बात कह देना, लेकिन जस्टिस शाह की बेंच ने यह बात हमारे ऑर्डर में लिखवाया, हमारे पिटीशन जब 14 नवंबर वाली सुनवाई पे, कि कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई खतरा है तो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सब लोग जानते हैं ना, रासुका जिसको बोलते हैं विधायक जी, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जब देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा का जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास रासुका है, एनएसए है, तो धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों पे एनएसए लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। एक हाई कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए जिसको कहते हैं, यूएपीए। तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे यूएपीए लगाना चाहिए कि नहीं?
जो पंथ भारत को नहीं मानता, भारत की संस्कृति को नहीं मानता, भारत के संविधान को नहीं मानता, उस पंथ में कन्वर्जन कराना देशद्रोह हुआ कि नहीं? और देशद्रोह की हमारे पास धारा है। इसलिए मैं आज अमरोहा की इस धरती से देश की सभी राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के ऊपर एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए और देशद्रोह की भी धारा लगाइए। माननीय योगी जी से निवेदन करता हूं, आप पुलिस को कहिए, प्रशासन को कहिए, जो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी हैं, जिहादी हैं, इनके ऊपर 3 धारा जरूर लगाएं, एनएसए, यूएपीए और देशद्रोह, क्योंकि सठे साठ्यम समाचर। एक बात और, गाजियाबाद में एक अभी गेमिंग जिहाद आया था, आप लोगों ने सुना होगा, गेम के जरिए जो कन्वर्जन हो रहा है। ये जो गेमिंग ऐप है, इसको कोई पंचर छाप आदमी नहीं बना सकता, इसको कोई इंजीनियर ही बना सकता। गेमिंग ऐप बनाने के लिए बड़ी फंडिंग चाहिए। इसका मतलब धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है। उसमें एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट है। कोई उसमें टेक्निकल मदद करता है, कोई फाइनेंशियल मदद करता है, कोई जमीन पे आके काम करता है। पूरा का पूरा ये सिंडिकेट है कि नहीं? इसलिए विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा, आने वाले विधानसभा सत्र में विधायक जी आप विधानसभा में बोलिए कि जिहादियों और मिशनरियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ही हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। जब तक सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत नहीं अपनाएंगे, तब तक फ्रांस की आगजनी का खतरा भारत में भी बना रहेगा, ध्यान रखिए। इसलिए बहुत जरूरी है, बबूल का पेड़ बड़ा होने से पहले अगर उखाड़ के फेंक दिया जाए तो सूख जाएगा। अगर साल 2 साल उसको खेत में छोड़ दिया गया, बगीचे में छोड़ दिया गया, तो बड़ा हो जाएगा, कांटा उसके बड़े हो जाएंगे, कांटे बड़े हो जाएंगे तो आम के पेड़ को सुखा देगा। ऐसे ही फ्रांस में क्या हुआ, जब इराक का युद्ध हो रहा था तो फ्रांस ने वहां शरण दिया। जो इराक के युद्ध में दुम दबा के भाग के आए थे, जिनके पास कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, रोटी नहीं थी, उनको फ्रांस ने शरण दिया। और उन्हीं शरणार्थियों ने 25 साल के बाद फ्रांस में आग लगाना शुरू कर दिया। अब उनको अलग कानून चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए। वो फ्रांस का कानून नहीं मानना चाहते, फ्रांस का नियम नहीं मानना चाहते। इसलिए अब समय आ गया है, घुसपैठियों के ऊपर भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए, घुसपैठियों पे भी यूएपीए लगाया जाए, घुसपैठियों पे भी देशद्रोह की धारा लगाया जाए। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करना, इसको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो बेचारे पीड़ित हैं वो आए, उनका स्वागत है, उसके लिए सीए कानून बना हुआ है। उनको वहां शरण नहीं मिल रही है, उनको तो यहां बुलाना, उनका तो स्वागत है। लेकिन जो बांग्लादेश, म्यांमार से अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं, इसको हमें देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और यही नहीं, मैंने जब 2017 में पीआईएल फाइल किया घुसपैठ के खिलाफ, तो मैं बंगाल के बॉर्डर पे गया। जनरली मैं पीआईएल फाइल करने के पहले एक बार फिजिकल जाके जो समस्याएं होती थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं, कि कल को जज साहब पूछ लें, अच्छा आप ये लिखे तो हो, आपने कभी देखा क्या, तो हम वहां कह सके हाँ हमने देखा भी। मैं जब मुर्शिदाबाद के बॉर्डर पे गया, बंगाल के बॉर्डर पे गया, फिर असम के बॉर्डर पे गया, तो वहां देखा वहां की तो पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहां जाके लगता ही नहीं हम भारत में, न भारत की वेशभूषा, न भारत का खान पान, न भारतीय की परंपरा, न भारत का वहां कल्चर, कुछ है ही नहीं है, सब कुछ विदेशी हो चुका है। और उस समय मैंने 2017 में कहा था 5 करोड़ आ गए। सरकार एनआरसी के लिए प्रयास किया,
हालांकि एनआरसी आई नहीं, उसके पहले ही लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, घुसपैठियों से खतरा है कि नहीं? तो आप लोग एनआरसी के लिए सड़क पे क्यों नहीं उतरते? उतरिए एक दिन सड़क पे। पूरे भारत को सड़क पर उतरना चाहिए और एनआरसी की मांग करना चाहिए। हर देश का रजिस्टर होता है। एक चीज याद रखिए, व्हाट्सएप पे युद्ध करने से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। फेसबुक पे बढ़िया बढ़िया बातें कहने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल कर रहा हूं, आज से नहीं कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं। जब मुझे लगा यहां सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने से बात नहीं बनेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट में बयान दे दूंगा, मेरा वीडियो 10 लोगों तक फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, केवल व्हाट्सएप पे फॉरवर्डिंग। व्हाट्सएप योद्धा नहीं, जमीन के योद्धा बनिए। और हर चीज के लिए आप लोग समय निकालते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी लेते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी लेते हैं, मौज मस्ती के लिए छुट्टी लेते हैं। देश के लिए छुट्टी करने में कोई दिक्कत है क्या? महीने में अगर हर भारतवासी महीने में अगर एक दिन केवल देश के लिए छुट्टी करे, वो तय करे कि महीने के चौथे संडे या तीसरे संडे या दूसरे संडे या पहले संडे को मुझे केवल इसी काम के लिए उतरना है, कभी यूसीसी के लिए कभी उतरना है, कभी घुसपैठियों के खिलाफ उतरना है, कभी धर्मांतरण के खिलाफ उतरना है, कभी जिहाद के खिलाफ उतरना है, देखिए पूरे देश का माहौल कैसा हो जाएगा। घुसपैठियों के मन में खौफ इसलिए नहीं है, उनको पता है हम आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और कितना बड़ा खतरा, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेने में 10-15 साल लग जाते हैं, और उनको किसको मिलता है? जो IITN है, MBA है, जो बड़े बड़े अच्छे पढ़े वाले, उनको नागरिकता मिलती है। हमारे देश में घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार बनवा लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट हो गया, फिर चले गए, 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड बनवा लिया। 2 डॉक्यूमेंट हो गया, नगर निगम में चले गए, बाबू को 2000 रुपए पकड़ाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस चले गए, किसी दलाल को 4000 रुपए दिया, उसने ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे दिया। 4 डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद पटवारी से मिले, लेखपाल से मिले, और जो गांव में आते हैं उनसे मिले, ग्राम सचिव जिनको बोलते हैं, उनसे थोड़ा हिसाब किताब बनाया, 4-5 हजार रुपए दिया, वोटर आईडी मिल गई। 15,000 रुपए में बांग्लादेशी भारतीय बन जाते हैं। मात्र 15,000 रुपए देके बॉर्डर से घुसते हैं, अंदर आते हैं और भारत के 5-5 कागज बनवा लेते हैं। आपने कभी सुना कि सिंगापुर में कोई आदमी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना के देता हो? कभी अमेरिका में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना के देता हो? एड़ी घिस जाती है, पूरा परिवार पागल हो जाता है, 10-15 साल नौकरी करता तब जाके नागरिकता मिलती है। यहां बॉर्डर पे घुसे और 6 महीने के अंदर 5-5, 6-6 कागज बनवा लेते। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। खौफ नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों में खौफ ही नहीं है। ना नगर निगम के बाबू को खौफ है, ना आरटीओ ऑफिस के बाबू को खौफ है, ना आधार बनाने वालों को खौफ है, ना वो राशन कार्ड बनाने वाले को, कोई खौफ ही नहीं है। जब तक ऐसे लोगों को कठोर दंड नहीं मिलेगा, कानून में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और इसका एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं, असम में क्या हुआ। सर्बानंद सोनोवाल जी जो पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि असम में घुसपैठिए बहुत ज्यादा आ गए, इनको निकालो। जस्टिस गगोई साहब के यहां मैटर चल रहा था, गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया, भाई ठीक है, असम में घुसपैठियों की पहचान करो। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहचान कर रही थी। बाद में भगवान की कृपा से सोनोवाल साहब खुद ही मुख्यमंत्री हो गए। जिसकी पीआईएल थी घुसपैठियों को पहचान कर निकालने की, वो खुद ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, सर्बानंद सोनोवाल जी। अब ये बताओ, अगर मेरी पीआईएल हो कि घुसपैठियों को निकालो और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो मैं कोई कोर कसर छोड़ूंगा घुसपैठियों को पहचान करने में? और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि सोनोवाल साहब के टाइम में एनआरसी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई?
जैसे ही सोनोवाल साहब ने काम शुरू किया, उन्होंने यहां सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बड़े वकील हायर किए और 1 साल के लिए उस पूरे मैटर को स्टे करा लिया। और स्टे करा के बड़े प्लान वे में उन्होंने 2,000 रुपए दे के आधार, 2,000 रुपए के राशन कार्ड, 3-4 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 2-3 हजार रुपए में वोटर आईडी, 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट तैयार करा लिए। और जब एनआरसी क्या होता है, रजिस्टर बनता है, कुटुंब रजिस्टर जिसको बोलते हैं, हमारे यहां भी बनता है। वो कुटुंब रजिस्टर बनाने वाले कौन आते हैं? लेखपाल, पटवारी, क्लर्क, यही आते हैं। जब वो डोर टू डोर बनाने आए, उन्होंने फिर 2-2 हजार रुपए दे दिया। अब जो असम वाले थे असली, उन्होंने तो दिया नहीं। भाई जो असली अमरोहा वाले हैं वो किसी को 2,000 रुपए क्यों देंगे कुटुंब रजिस्टर बनाने का? उन्होंने दिया नहीं। दिया किसने? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। तो रजिस्टर बनाने वालों ने दिमाग लगाया कि अगर असम के लोगों का जितना नाम है वो रखूंगा और घुसपैठियों का नाम भी जोड़ दूंगा तो बाद में रजिस्टर बनेगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने क्या किया? दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। जितने लोगों का जोड़ा उतने लोगों का, असम के लोगों का नाम छोड़ दिया। तो जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो जनसंख्या तो ज्यों की त्यों रही, असम के लोग घुसपैठिए बन गए और घुसपैठिए भारतीय बन गए। इसलिए कह रहा हूं, यह जो जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह बहुत बड़ा खतरा है। इसको रोकने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे आपको आपके अमरोहा में भी बांग्लादेशी मिलेंगे। आप ध्यान से ढूंढेंगे आपको अमरोहा में भी रोहिंग्या मिलेंगे। पूरा एनसीआर भरा हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, हर 2 किलोमीटर के बाद आपको एक झुग्गी बस्ती मिलेगी। उनके पास कागज भी हो गए। यह बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर इस थ्रेट को हमने अभी टैकल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो भगवान की कृपा आने वाले टाइम में कोई ऐसी सरकार आ गई। और ये जो कोविड आया, ये कोविड काल तो घुसपैठियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। दिल्ली की सरकार को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई रोहिंग्या बांग्लादेशियों को राशन कार्ड देने की। कोविड चल रहा था, राशन तो दे ही रहे थे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने जो बहुत बड़ा पाप किया, सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को राशन कार्ड उठा के दे दिया। अब जब राशन कार्ड बन गया, एक डॉक्यूमेंट से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, फटाफट सारे डॉक्यूमेंट बन गए। अब आप एनआरसी करते रहो, ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसका तरीका क्या है? आप हमसे पूछ रहे थे इसका तरीका क्या है। देखिए, जैसे भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है ना, सबको थोड़ी लाठी मारती है। वो जो पीछे 4-6 खड़े उन्हीं को 2-4 लाठी मारती है। और जैसे ही लाठी मारती फिर सारे भागते। पता चला 1000 की भीड़ में 5 को लाठी ठोक दिया, उसके बाद बाकी सारे अपने आप भाग लेते। घुसपैठ का यही इलाज करना पड़ेगा। एक कानून बनाना पड़ेगा हमें नेशनल लेवल पे। एक हमें इंडियन, चूंकि घुसपैठ राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए यूपी कानून बना के या मध्य प्रदेश में कानून बना के बात नहीं बनेगी। एक नया इंडियन पिनल कोड भी बन भी रहा है, बड़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है। 1860, अच्छा यूसीसी नहीं आ रही है, एक नया आईपीसी भी आ रहा है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, उस पर भी पूरा काम चल रहा है। मैंने कहा है कि इस इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर सजेस्ट करिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ से संबंधित अपराध, और घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल सजा देने का इनको कानून बनाइए। अगर ये हमने जैसे ही कानून बनाया और फिर 2-4 को आगे किया, तब जाके इनके अंदर भगदड़ मचेगी। नहीं तो इनको ढूंढना, इनको पाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया असम में कैसे एनआरसी फेल हो गई थी। अगर हम उस प्रोसेस में जाएंगे बहुत लंबा होगा। इसलिए जरूरत इसी बात की है, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए, घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। तो जैसे हमने घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, पुलिस वाले एनएसए अपने आप लगा देंगे।
अगर हमने यूएपीए में घुसपैठ को शामिल कर लिया तो यूएपीए भी लग जाएगा। अगर हमने घुसपैठ को देशद्रोह घोषित कर दिया तो सेक्शन 124A भी लग जाएगा। यही तरीका है। मुझे लगता है कि बात काफी हो चुकी है। शेष बातें हमारी मुलाकात यूट्यूब पे भी होती रहेगी, फेसबुक पे होती रहेगी। मैं अपनी बात का समापन करता हूं। आप सब लोग इतनी देर से सुने, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मलिक साहब को धन्यवाद, इन्होंने हमें बुलाया, आप सबसे मिलवाया। हमारे विधायक जी को धन्यवाद कि विधायक जी एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं, उनको एडवांस में धन्यवाद देता हूं। और आप सबको बधाई देता हूं। आप सब आए, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करिए, देश के खतरों को समझिए और जो देश के खतरे हैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जन जागरण करिए। इसी साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद। मैं